प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, क्लोरो क्षार अभिक्रिया से आप क्या समझते हो। तो इसको समझ लेते हैं, क्लोरो क्षार अभिक्रिया क्या है। देखिए, बहुत ध्यान से आप समझेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लोरो क्षार, तो सबसे पहले शब्द एक बोला हमने क्लोरो। क्लोरो से मतलब होता है क्लोरीन से, Cl2 हम कहेंगे। और क्षार का मतलब होता है जो जल में घोले जाने पर OH- देता है, जैसे NaOH एक क्षार है। इसके अलावा भी क्षार होते हैं, जिसकी हमको ज़रूरत है वही हमने लिया। तो ये क्लोरो Na क्लोरीन और क्षार Na हमने ले लिया NaOH। तो क्लोरो क्षार अभिक्रिया क्या है इसको समझना है। तो इसके लिए हम यहाँ एक पात्र में जल ले लेते हैं। इस पात्र में हमने जल ले लिया। जल का फार्मूला होता है H2O और इसमें मिलाते हम नमक यानी सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र है NaCl। ये कहलाता है सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। तो सोडियम क्लोराइड को जब हम जल में मिलाते हैं और जल में मिलाने के बाद इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाकर हम इसमें बैटरी लगाकर जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, कब? NaCl को जल में मिलाने के बाद जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो NaCl जल के साथ क्रिया करता है। NaCl सोडियम क्लोराइड ये क्रिया करता है जल के साथ यानी H2O। अब इस अभिक्रिया के लिए NaCl को 2 ले लेते हैं और इसको भी ले लेते हैं 2। तो यहाँ पे होगा क्या, 2 H2O का मतलब है 2 HOH, क्योंकि HOH का मतलब क्या होगा, HOH का मतलब H2O ही तो होगा ना। आप इसको जोड़ के देखिए, 2 H और 1 ऑक्सीजन, H2O ही होगा। तो HOH का मतलब है H2O। आपको जब ज़रूरत पड़ती है तो आप H2O को HOH भी लिखते हैं, तो मैंने इसको लिख दिया। अब आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ये जो है 2 HOH, तो यहाँ पर 2 Na, ये 2 जो है वो Na के लिए भी है और 2 जो है वो Cl के लिए भी है। वैसे यहाँ 2 जो है वो H के लिए भी है और 2 जो है वो OH के लिए भी। सामने जो संख्या होती है वो सभी के लिए होती है। तो 2 Na जो है 2 OH के साथ क्रिया करते हैं और 2 NaOH बना लेते हैं। साथ में यहाँ है 2 क्लोरीन, जिसको हम लिखेंगे Cl2, और साथ में यहाँ H भी 2 बच गए हैं ना, 2 H बचे हैं, इसको हम लिखेंगे H2 के रूप में, जो कि गैस है। ऐसे क्लोरीन भी गैस है, इसको भी ऐसा कर सकते, नहीं किया तो भी चलेगा। तो इसमें क्या बना, ये आपका क्षार है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये है क्लोरीन। तो इस अभिक्रिया में आपने देखा कि क्लोरीन बना है और साथ में क्षार बना है। कब बना है, जब NaCl का जलीय विलयन लिया है और जलीय विलयन लेके उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की है। तो NaCl का वियोजन हो गया, NaCl टूट गया ना। इधर तो कोई NaCl दिख नहीं रहा है, NaCl टूट गया है और जो NaCl टूटा है ये टूट कर आपको दे रहा है क्लोरीन और साथ में दे रहा है क्षार। हाइड्रोजन भी प्राप्त हो रही है। तो मुख्य हमारे ये उत्पाद है, ये भी मुख्य है, लेकिन नाम के अनुरूप हमको क्लोरो क्षार में क्लोरीन और क्षार इसको देखना है। तो इस तरह से यहाँ पर क्लोरीन गैस और क्षार जो है वो बनता है या उत्पन्न होता है। तो इस तरह की जो प्रक्रिया होती है या इस तरह की जो प्रक्रिया होती है उसको क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जितने भी उत्पाद मिले हैं, उत्पाद मतलब जो तीर के चिन्ह के बाद के होते हैं उसको हम उत्पाद कहते हैं, और जो तीर के चिन्ह के पहले होते हैं उसको हम कहते हैं अभिकारक, या इसी का दूसरा नाम होता है क्रियाकारक, और उत्पाद को क्रियाफल भी कहते हैं। तो ये सभी उत्पाद जो होते हैं वो उपयोगी होते हैं। अभिक्रिया आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कैसे होगी अभिक्रिया, NaCl के 2 अणु लेंगे और साथ में जल के 2 अणु लेंगे, तो क्या बनेगा, 2 NaOH, साथ में बनेगा क्लोरीन Cl2 और यहाँ पर मिलेगा हाइड्रोजन। ठीक, तो इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं किस तरह से है। देखिए, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह यानी सोडियम क्लोराइड वियोजित होकर यानी टूटकर क्लोरीन गैस एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार उत्पन्न करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्षार कहते हैं। तो यह यानी सोडियम क्लोराइड वियोजित होकर क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया से उत्पन्न यानी बने हुए सभी उत्पाद उपयोगी हैं। समीकरण 2 NaCl 2 H2O बनेगा 2 NaOH Cl2 और H2। इस अभिक्रिया में NaOH बन रहा है, तो ये NaOH बनाने की विधि भी हो गई, क्लोरीन बनाने की विधि भी हो गई, हाइड्रोजन बनाने की भी विधि हो गई।
तो NaOH अगर इस विधि से आप बनाते हैं तो इस विधि का नाम, NaOH का नाम मैंने आपको बताया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जिस विधि से बनेगा उस विधि का नाम क्या देंगे? क्लोरोक्षार विधि। अभिक्रिया क्लोरोक्षार अभिक्रिया है, लेकिन NaOH बनाने की इस विधि को हम कहेंगे क्लोरोक्षार विधि। ठीक है, इस तरह से ये होगा। अब है अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी, आर्द्ररोधी यानी नमी नहीं होनी चाहिए। नमी का मतलब जैसे बारिश के दिनों में वायु में नमी होती है, ठंडक होती है, क्योंकि बारिश के दिनों में जल वायु जो है वातावरण में मिला रहता है, तो इसीलिए हम उसको कहते हैं कि वो नमी है, आर्द्रता है। लेकिन आर्द्रता रोधी मतलब जहाँ आर्द्रता नहीं होनी चाहिए, यानी सूखी वायु होनी चाहिए, शुष्क वायु होनी चाहिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। समझ लेते, बहुत ही आसान है। हमने लिया प्लास्टर ऑफ पेरिस, हम उल्टा मान के चलते थे। हम बोलते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसको अगर आर्द्रता में रखा तो क्या होगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4.12H2O, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं CaSO4 होल ट्वाइस डॉट H2O, दो का गुणा करने के बाद ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये मैं लेके चलता हूँ CaSO4 होल ट्वाइस डॉट H2O। ये हमने लिया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर इसको नमी में रखा, आर्द्रता में रखा, आर्द्रता मतलब जल, क्योंकि आर्द्रता का तो कोई फार्मूला नहीं है। आर्द्रता हम कब बोलते हैं? जब उसमें जल की मात्रा होती है। तो जल के 3 अणु ले लिए मैंने, तो जल के कुल अणुओं की संख्या कितनी हो गई? 3 जल के अणु यहाँ हैं और 1 जल का अणु यहाँ है, 4 हो गए ना। और CaSO4 2 है, तो 2 है CaSO4 और जल के अणु 4 है, तो हम ऐसा लिख देते हैं 2H2O। 2H2O लिखने से जल के अणु कितने हो गए? 4, क्योंकि ये 2 सबके लिए होता है। CaSO4 2 और जल के अणु हो गए 2 दूनी 4। CaSO4 2 और जल के अणु 3 और 1 4। तो ये बन गया आपका जिप्सम। ठीक है, इसका अगर नाम देखें तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला हम ज़्यादातर यूज करते हैं, ये भी सही है। तो इसको हम कहेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो अब आपने देखा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर आपने नमी में रख दिया, रखना तो नहीं है, लेकिन अगर आपने रख दिया तो रखने के बाद जिप्सम बनता है। और ये जो बना है जिप्सम, ये कठोर ठोस पदार्थ है, कठोर ठोस पदार्थ है। तो ये कठोर ठोस पदार्थ नहीं बनना चाहिए। ये जो जिप्सम है ये कठोर ठोस पदार्थ है, तो ये कठोर ठोस पदार्थ नहीं बनना चाहिए। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता में नहीं रखते हैं, आर्द्रता रोधी बर्तन में रखा जाता है। क्लियर हुई बात बहुत अच्छे से आपको? तो क्या कहेंगे आप ये कहेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रता ग्राही होता है, आर्द्रता को ग्रहण कर लेता है। यह आर्द्रता, यह यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, आर्द्रता यानी नमी से क्रिया करके, प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रता या नमी से क्रिया करके कठोर ठोस पदार्थ का निर्माण करता है। इसीलिए इसको आर्द्र रोधी बर्तन में रखना चाहिए। यह अभिक्रिया CaSO4 होल ट्वाइस डॉट H2O। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस 3 जल के अणु, तो इससे बनेगा 2 CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O। बहुत ध्यान से आप इसको समझ गए होंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रता को ग्रहण करता है, और आर्द्रता को जब ग्रहण करता है तो आर्द्रता को ग्रहण करके कठोर ठोस पदार्थ यानी जिप्सम का निर्माण करता है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी या आर्द्रता रोधी बर्तन में या नमी रोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न आप देखें, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? देखो, इसको भी समझ लेते, बहुत ही आसान है ये भी। ये मैंने लिया अम्ल, सिंपल सा अम्ल है, इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अगर जल नहीं है, सिर्फ HCl लिया, तो ये जो HCl है, ये जो HCl है, अगर जल की उपस्थिति नहीं है तो ये H+ आयन नहीं बनाता। सिर्फ HCl है, इसमें जल नहीं मिला है, तो ये H+ आयन नहीं बनाता, क्योंकि अम्ल जो है वो H+ आयन देते हैं। लेकिन HCl जो है, ये HCl अगर जल नहीं है तो H+ आयन नहीं देता है। और अगर जल है, जल का मतलब H2O, अगर जल है तो HCl H+ आयन देता है। कैसे देता है? तो HCl जो है ये जल के साथ क्रिया करता है। अब ऐसे लिखा जरूर जाता है, लेकिन
कुल मिला के जो जल है इसमें हम मिलाएंगे HCl, और हमेशा ध्यान रखना अम्ल को ही जल में मिलाते हैं, ठीक है, क्योंकि अम्ल और जल की क्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। तो HCl जो है अगर जल की उपस्थिति होती है तो H+ आयन देता है और Cl- देता है, तो ये यहाँ से टूटेगा, तो H+ जो है इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, तो हाइड्रोजन पहले से 2 है, एक हाइड्रोजन और जुड़ेगा तो 3 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन पहले से 1 है और ये प्लस इसके ऊपर चला जाएगा, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, और प्लस क्या बनेगा Cl- बनेगा, Cl-, हाइड्रोनियम आयन बना। ये कब बना, जब यहाँ से H+ आयन का निर्माण हुआ। लेकिन अगर जल उपस्थित नहीं है तो H+ आयन का निर्माण नहीं होता, जबकि अम्ल जल के साथ क्रिया करता है तो H+ आयन अलग होता है, जिसको कहते हैं कि पृथक होता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना अम्ल, कोई भी अम्ल हो, HCl की बात हमने की, अगर उसमें हाइड्रोजन है तो वो H+ आयन कब देगा, जब जल की उपस्थिति होगी। जल की अनुपस्थिति में HCl जो है वो H+ आयन नहीं देगा, या कोई भी अम्ल है जिसमें हाइड्रोजन है वो H+ आयन नहीं देगा। इस तरह से इसको समझ गए होंगे। जल की अनुपस्थिति में, यानी जल जब अब्सेंट है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल में H+ आयन नहीं बनते, जबकि अम्लों से H+ आयन का पृथक्करण यानी अलग होना जल की उपस्थिति में होता है। कैसे होता है, HCl प्लस H2O एरो, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन और Cl-, इसको क्लोराइड आयन कहते हैं। जितना याद रहता है आप उतना याद रख सकते हैं, क्लोराइड आयन लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको मैंने बताया, ठीक है। इस तरह से इतने क्वेश्चंस हम इस वीडियो में रखते हैं, फिर अगले क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत आसानी से आप इसको समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो देखते बराबर इन सारे क्वेश्चंस को आपने याद कर लिया होगा, आपको याद हो चुके होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।